एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा काम किया। उनका नाम है क्या, वर्नर। तो इन्होंने थ्योरीज दी थी अपनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, कि वो कैसे फॉर्मेशन होता है उनका और किस तरीके से उनके कॉम्प्लेक्सेस के कलर आते हैं, अलग अलग कलर कैसे आते हैं। और इन्हीं वर्नर को हम लोग फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं। अब इन्होंने अपनी अपनी एक सेकंड बस comment। अपनी थ्योरी में इन्होंने क्या बताया और क्या देखा, कई सारे एक्सपेरिमेंट करे और देखा कि किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है। या जो हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में जो भी पढ़े हमने अभी तक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट, वो किस तरीके से इसमें आ रहे हैं और इसमें हम लोग किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पता है कि किस तरीके से होगा। अगर हम लोग बॉन्डिंग की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बॉन्डिंग में पहले क्या होता है आपका, बॉन्डिंग में सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। यही कॉन्सेप्ट होता है बॉन्डिंग का, यस और नो, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो वर्नर ने बताया कि भाई किस तरीके से ये कंपाउंड बनेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी। तो वर्नर की थ्योरी में सबसे पहले दो चीज़ें बताई गई कि एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है कि जो बात की जा रही है प्राइमरी वैलेंसी की, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जा रही है, ऑक्सीडेशन नंबर का बात किया जा रहा है। और अगर हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जा रही है। अब सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात है तो हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोई जानता है क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो जो कॉम्प्लेक्स है, सपोज ये है अपना, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात की जाए तो लिगेंड कितने अटैच हैं सेंट्रल मेटल से वो हम लोग देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड्स दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल और सेंट्रल मेटल एटम और दैट आयन। यहाँ पे अगर आयरन को देखो तो आयरन पे कितने सी एन, कितने कार्बन, इसको सी एन में कार्बन देगा इलेक्ट्रॉन, तो कितने सी एन दिखाई दे रहे हैं हमें, 6 दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। और इसको हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी भी बोलते हैं। क्लियर है बात इतनी? प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही है, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हो रही है। और ये जो देखी गई 2 4 6 देखी गई है, ज़्यादातर जो हैं वो 4 और 6 वाले देखे जाते हैं आपके ट्रांजिशन मेटल्स में। और अगर आप हैवी ले लो ट्रांजिशन मेटल तो हैवी में 6 देखा जाता है, लाइट में 4 6। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि जैसे मान लो ये आयरन है सेंट्रल मेटल, इसको अब कितने लिगेंड अटैच होके इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे सी देगा एक, दूसरा देगा, तीसरा देगा, चौथा देगा, पांचवा, छठा, 6 सी एन दे रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन इसको। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया आपका, 6 आ गया। जितने लिगेंड्स लिगेंड्स के एटम्स उसको इलेक्ट्रॉन देंगे उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन
नंबर। अब दूसरी चीज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर? आपका वही है सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच टू कलेक्टिवली कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। भाई ये जो अटैच था FeCN6, ये पूरा ये जो है ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और ये ऐसी स्पीसीज होती हैं इसके अंदर जो भी एटम्स होंगे वो अलग अलग नहीं होंगे भाई। Fe+2 या Cn- इससे बनता है क्या? नहीं बनता है ना। इसमें तो अगर आप देखोगे तो ये बड़ा वाला यही आयन बनेगा, ये इसके पार्ट्स जो होंगे वो कन्वर्ट नहीं। एक टर्म है चिलेशन। चिलेशन का मतलब क्या होता है? चिलेट फॉर्मेशन की बात हो रही है, मतलब रिंग वाले कंपाउंड की बात हो रही है। रिंग कंपाउंड अगर फॉर्म होते हैं इसमें तो उसको हम लोग बोलते हैं चिलेशन। और चिलेशन में कभी भी मोनोडेंटेट लिगेंड पार्टिसिपेट नहीं करता, बाई डाई ट्रेट्रा इस तरीके के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर बोले किसी में केवल मोनोडेंटेट है तो वो रिंग फॉर्म करेगा क्या? तो नहीं करेगा। मोनोडेंटेट चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ओनली मोनोडेंटेट लिखेगा। इसके बाद बात की जाए अगर कि कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग किस किस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिले, कैसे कैसे कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो अगर बात करो आप तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 अगर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब 2 लिगेंड्स अगर उससे अटैच हैं तो क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन बन सकती है? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा वो लीनियर बनेगा। अगर 3 होता है तो ट्रायंगुलर बन सकता है। अगर 4 है तो दो केसेस आते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। कैसे कैसे हाइब्रिडाइजेशन है अभी वो भी निकालना सीखेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, 5 अटैच है तो स्क्वायर पिरामिडल या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो सकता है, मतलब आपका नीचे ट्रायंगल बनेगा, ऊपर दो आपके पिरामिड ऊपर नीचे। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। इसमें स्क्वायर के टर्म्स में एक प्लेन में 4 होंगे और एक ऊपर और एक नीचे लिगेंड्स अटैच होंगे। ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है, ज़्यादा केसेस जो हमारे सिलेबस में हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 की ही हम लोग बात करेंगे मेजर में। क्लियर है बात इतनी? अब यहाँ पे देखिए कुछ बॉन्ड्स दिखाए गए हैं। CO के साथ H2O के कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। और Cl के कितने एटम्स हैं आपके? 3 एटम्स हैं, ये देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ बॉन्ड दिखाए गए हैं जिनको स्ट्रेट लाइन से ऐसे दिखाया गया और कुछ को डॉटेड लाइन से दिखाया गया। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी को शो किया जाता है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर रहे हो आप या सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहे हो, उसको हम लोग शो करते हैं सॉलिड लाइन से। और अगर डॉटेड लाइंस की बात कर रहे हैं तो डैश लाइन की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी वैलेंसी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी को शो किया जा रहा है। और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आपका प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है, मतलब ये वाला जो Cl है ये आपका इलेक्ट्रॉन आपका दे भी रहा है पेयर, है ना, तो लिगेंड की तरह भी काम कर रहा है और मेटल के ऊपर चार्ज लाने में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसको ये दोनों की तरह काम करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह। इसका मतलब आपको क्या पता लगा कि एक जो Cl होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। इस स्ट्रक्चर से हमें क्या पता लगा? H2O 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 H2O, ये सॉलिड लाइंस देख रहे हैं आप, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन कर रही हैं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही हैं, तो स्फीयर के अंदर होंगे। तो H2O होल 5 हमने कर दिए। Cl को देखिए, यहाँ पे एक Cl को शो किया गया है जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाली सेकेंडरी वैलेंसी से भी और डॉट डॉट लाइन से भी शो किया गया, मतलब ये चार्ज भी अप्लाई करेगी और आपके कोऑर्डिनेशन में भी है। तो एक Cl को अंदर हमें रखना था।
और 2 Cl ऐसे हैं जिनको हमने डैश लाइन से शो किया है, इसका मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, बाहर की तरफ रखेंगे। क्लियर है बात? अब अगर हम लोग बात करें कि इन्होंने काम किस पे किया था, किस तरीके से काम किया था, तो बहुत सारे इनके मतलब एक्सपेरिमेंटल वे थे, जिसमें से इन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेजरमेंट से इनके स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से किया था, कंडक्टिविटी मेजरमेंट से किया था कि किस में कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने देखा। तो ये स्ट्रक्चर देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है वर्नर कॉम्प्लेक्स, तो इनकी स्टडी इन्होंने करी थी इन सब की। COCl3.6NH3 दिया है, या 5 या 4 या 3, 6 5 4 3, इसकी स्टडी इन्होंने करी थी। मॉडर्न नोटेशन में अगर देखें तो मॉडर्न नोटेशन में हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, CONH3 होल 6 बार CH3 आ गया। फिर यहाँ पे CONH3 होल 5 NH3 को आपको अंदर रखना है, और Cl3 में एक Cl बाहर, एक 2 Cl आपके। अब ये जो भी, ये आपको लर्न नहीं करना है, आपको ये याद रखना है कि इन्होंने कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्टडी करी थी, कलर वगैरह की। फिर उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है, अब ये कितने आयन देगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी इसकी कंडक्टिविटी। भाई नंबर ऑफ आयंस अगर ज़्यादा होंगे तो कंडक्शन ज़्यादा करेगा ना। यहाँ पे देखो, अगर फर्स्ट वाले को आप ब्रेक करते हो तो एक तो ये मिलेगा आपको, देख पा रहे हो सब लोग, और 3 आपके Cl मिलेंगे। तो यहाँ पे टोटल आयंस कितने हो गए आपके, 4 आयंस दिखाई दे रहे हैं। यस, ठीक है। अगर आप सेकंड वाले को देखो तो सेकंड वाले में एक तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स वाला और 2 आपके Cl मिल जाएंगे, तो यहाँ 3 आयंस मिल रहे हैं आपको। अगर ये वाले को आप देखो तो ये वाले में एक और एक 2 ही मिल रहे हैं। ये वाले को आप देखो तो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया, दिखाया गया कि किसने किसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए। यहाँ पे NH3 है 6, उसने दिए। यहाँ पे NH3 5 ने और एक Cl ने दिया। यहाँ पे स्ट्रक्चर से देख के आपको पता लग रहा है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ 3Cl माइनस ऑल विद डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब अब आपने स्फीयर के अंदर कर दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स में आपका ऑक्सीडेशन नंबर को भी कंट्रीब्यूट कराएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी देगा। ये क्या है, अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस गिवन है आपको और इनको मैचिंग करना है कि मतलब कौन सा किससे मैच हो सकता है। मल्टीपल करेक्ट भी है। अब जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर को आप देखो और सेकंड स्ट्रक्चर को देखो तो आपको क्या लग रहा है, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास जिनसे हमें मैच कराना। कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय अमाउंट एंड नेचर ऑफ कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेजरमेंट मेथड। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मतलब है जिसमें आयंस अगर डिफरेंट होंगे दोनों में प्रोड्यूस होने वाले नंबर्स, तो ये इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कैन बी डिफ्रेंशिएटेड यूजिंग क्रायोस्कोपिक मेथड एंड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय हीटिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4। इसके लिए भाई पहले आपको हिंट थोड़ा सा हम दे देते हैं कि जो प्रेसिपिटेट की बात की जा रही है वो AgNO3 डालने के बाद प्रेसिपिटेट की बात की जा रही है। तो AgCl का वाइट PPT आ सकता है, कहीं Br माइनस है तो AgBr का येलो आ सकता है, कहीं अगर SO4-2 हम यूज़ कर रहे हैं तो आपका BaSO4 का आ सकता है। कंडक्टिविटी वाली अगर बात है तो चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन के ऊपर और नंबर ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्रायोस्कोपिक मेथड जो मेजरमेंट हम लोग जो फ्रीजिंग पॉइंट वाले को क्रायोस्कोपिक बोलते हैं, उससे जो हम लोग करते हैं उसमें नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि आपको पता है कि आप जो डेल्टा TF या डेल्टा TB इनकी बातें करते हो इन दोनों की, उसमें हम लोग एक कौन सा फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर लेते हैं,
और उसमें नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस एक्वस सोल्यूशन में कितने हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो ये रिमूव करेगा वाटर मॉलिक्यूल को प्रेजेंट इन आयनाइजेशन स्फीयर। अगर अंदर की तरफ H2O है तो उसको ये निकाल देगा। तो अब जो क्वेश्चन बनाया गया है, क्वेश्चन ये बनाया गया है कि कौन कौन से ऐसे हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, इसको हम किस किस मेथड से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट को देखो, आयनाइजेशन स्फीयर में अगर देखो तो 6H2O है और दूसरे वाले में कितने दिख रहे हैं अंदर की तरफ, 5 दिख रहे हैं। दूसरी चीज, नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट है क्या, यहाँ पे कितने मिलेंगे, एक तो ये बड़ा वाला और ये 4 आयंस मिलेंगे। यहाँ पे देखो कितने मिलेंगे अगर हम लोग बात करें तो एक ये बड़ा वाला और 2 ये मिलेंगे अपने, तो 3 मिलेंगे ना। तो आयंस डिफरेंट है तो आपका ये वाला हो सकता है ना। और आयंस डिफरेंट है तो आप इससे भी कर सकते हो, कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय हीटिंग विद H2SO4, ये भी कर सकते हो। अब जैसे ये वाला ऑप्शन है, इसमें H2O है ही नहीं, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला कॉन्सेप्ट इसके लिए खत्म हो जाएगा। यस और नो? इसमें अगर AgNO3 डालोगे तो AgBr का PPT आएगा, लेकिन ये SO4 वाला तो नहीं देगा PPT इसके साथ। तो इसको इससे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कलर कैसा आ रहा है PPT का। फिर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेथड से देख लो कितने आयंस है, 1 2 1 2 2 ही आयंस है, तो इससे नहीं कर सकते आप, है ना। और नंबर ऑफ आयन से आप ये वाले से भी नहीं कर सकते क्रायोस्कोपिक। तो देखो ये आंसर क्या बता रहे हैं, आंसर है बी का है PnQ। PnQ का मतलब है इससे कर सकते हो आप, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेथड से। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेथड से कैसे कर रहे हैं ये, हो सकता है इसमें वो ये देखते हो कि कौन सा हैवी है और कौन सा लाइट है, ऐसा कुछ देखते होंगे तभी कर पाएंगे। तो इसमें हमको मैच कराना था। ये आपके आंसर हैं, एक बार आप इसको एनालाइज करके देखिएगा सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। इसके बाद अगर बात की जाए तो एक टर्म यूज किया जाता है इसमें, उसको हम लोग बोलते हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो EAN क्या होता है और ये क्यों निकाला जाता है, क्यों ऐसा देखा गया कि भाई ऐसा बोला गया। EAN का जो रूल है ये ज़्यादातर के लिए करेक्ट है, कुछ के लिए इनकरेक्ट भी आता है, लेकिन ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि कॉम्प्लेक्सेस इन विच EAN ऑफ सेंट्रल एटम इक्वल्स द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस आर फाउंड टू बी एक्स्ट्रा स्टेबल। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर आप निकालते हो सेंट्रल मेटल का, अगर वो अपने से आगे वाली नोबल गैस के इक्वल आता है तो उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब EAN बात आती है कि निकालेंगे कैसे। EAN निकालने के लिए जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पहले उसके इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं उसको लिगेंड से, दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल आता है। ठीक है। अब नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से मिल सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं, तो 36 अगर किसी का आ जाए, 54 आ जाए, किसी का 86 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसको मिल जाएगी। अब एक कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, तो इसमें ये Cm है सेंट्रल मेटल, इसका कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बताइए। कोबाल्ट 27 होता है। ठीक है। अब कोबाल्ट +3 है, देख पा रहे हो आप लोग, NH3
तो आपका ये है Cl का -3 है, कोबाल्ट +3 है, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर दिया क्वेश्चन में इन्होंने। तो अगर कोबाल्ट +3 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें सेंट्रल मेटल में? 24 हो जाएंगे। अब ये 24 का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और अगर इसका हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो क्या बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं कितने वो देख लो, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 24 थे, और लोन पेयर कितने दे रहा है? एक NH3 एक पेयर ही तो देगा। तो कितने 6NH3 कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे? 6NH3 कितने टोटल इलेक्ट्रॉन देंगे इसको? 12 दे देंगे। एक NH3 के पास एक LP है तो 6NH3 आपके तो कितने दे देंगे? 12 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो अब टोटल अगर करो तो कितना आ जाएगा? 24 + 12 कितना आता है? 36 आ गया। और 36 किसका एटॉमिक नंबर है? क्रिप्टन का। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल का किसी इसके नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाता है एटॉमिक नंबर के, तो वो स्टेबल होगा, उसमें स्टेबिलिटी क्या होगी? एक्स्ट्रा। क्लियर है बात? अब जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स है FeCN6, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पहले से लिखी हुई है, तो Fe+2 हो गया। अब Fe+2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Fe में आपके होते हैं 3d6 4s2 +2 हो गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो 3d6 हो जाएगा। 2 माइनस कर रहे हैं आपको, 26 होते हैं और 2 माइनस कर दो तो 24 हो जाएगा। EAN निकालना है, तो EAN कैसे निकालोगे? जितने इलेक्ट्रॉन हैं प्लस LP इलेक्ट्रॉन ले लो जितने आपको लिगेंड से मिल रहे हैं। CN आपका कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 6 CN दिखाई दे रहे हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो कितना आ जाएगा नंबर? ये भी 36 आ रहा है। देख पा रहे हैं सब लोग? यस और नो? अब जैसे ये है Fe+3 हो जाएगा, तो इसमें कितना आएगा बताइए जरा। Fe+3 में भाई एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, तो आपका इसमें तो कम आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। ये आपका 26 से कितना बनेगा? 23, और 23 + 6 × 12, ये हो गया आपका 35। तो ये नोबल गैस का नहीं बना, तो ये आपका नॉट स्टेबल होगा, उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी। क्लियर है यहाँ तक बात? अब EAN का जो रूल है, जनरली फाउंड टू बी नॉट वैलिड इन case of most of complexes, but in case of metal carbonyls this rule is found to be valid in all cases। कुछ ऐसे हैं जहाँ एक्सेप्शंस है, बाकी सारे मेटल कार्बोनिल्स में ये क्या होता है आपका फॉलोड होता है। जैसे FeCO5 अगर बोलो आप, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितना EAN आएगा? FeCO5 में EAN अगर निकालो आप तो कितना आ जाएगा? आयरन है, कार्बोनिल, ये आपका कार्बोनिल तो 0 वैलेंसी करेगा, तो 3d6 4s2 जितना था उतना ही रहेगा इलेक्ट्रॉन 26। और अगर केवल 26 ही इलेक्ट्रॉन हैं
तो आपका 26 और एक कार्बोनिल आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो 26 प्लस 10 कितना आ गया? 36। क्लियर? ये आपका क्रिप्टन का होता है, तो ये स्टेबल होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? अब हम लोग बात करते हैं कि भाई अब आ जाते हैं ओरिजिनल बात पे, बॉन्डिंग कैसे होगी। एक जो सेंट्रल मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो काम करेगा लुईस एसिड की तरह। और लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो कैसे काम करेगा? लुईस बेस की तरह। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? पहले सेंट्रल मेटल के जो आपके वो हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, और उसके बाद जाकर के क्या होगा? आपका ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग के बाद बनेंगे बॉन्ड। इस तरीके से होगी आपकी बॉन्डिंग। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि भाई हाइब्रिडाइजेशन होगा कैसे, और हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर दिया है तो उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे, ये बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन जनरली कितने तरीके के देखने को हमें मिलेंगे? इसमें 4-5 तरीके के, जैसे sp3, dsp2, dsp3 एंड dsp3 नहीं, d2sp3 एंड, ये उल्टा क्यों लिखा है, sp3d2। यही 4 अरेंजमेंट हमको इन जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमें देखने को मिलेंगे। sp3 अगर देखो तो sp3 का जो शेप बनेगा वो बनेगा टेट्राहेड्रल, मालूम है आप लोगों को सबको। अगर हम लोग बात करें स्क्वायर प्लेनर की तो वो dsp2 का बनेगा। और अगर हम लोग बात करें sp3d2 की तो कौन सा शेप बनता है इसमें? sp3d2 में कौन सा शेप बनता है? ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें जैसे यहाँ पे dsp3 दिया हुआ है तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में बनेगा। और एक और होता है आपका d2sp3, इसमें भी ऑक्टाहेड्रल बनते हैं। अब कैसे कैसे हम किसी कंपाउंड में निकालें हाइब्रिडाइजेशन, उसकी बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स देख करके हमको कैसे पता लगेगा? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाएं, क्या क्या क्वेश्चन आता है। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता लगाना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इसके थ्रू आपको म्यू निकालना है, स्पिन मोमेंट, और इसके थ्रू आपको बताना है पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा। और कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे अभी क्या है, या लो स्पिन है, या बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये किस किस बेसिस पे हम लोग कहते हैं, इसकी हम लोग बात करते हैं 2-4 एग्जाम्पल्स को लेते हुए। अब इसमें हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। देखो, एक चीज तो पहले समझ लेते हैं कि ये जो लिगेंड्स है ना,
जो लिगेंड्स हैं जो सेंट्रल मेटल के साथ कंबाइंड करते हैं, ये लिगेंड्स को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक को बोलते हैं हम लोग वीक फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी अभी बताएंगे आपको, उसमें बताएंगे। अभी पहले हमें ये समझना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कौन सा वीक फील्ड होगा। और एक सीरीज बताई जाती है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लिगेंड्स हैं उनको इंक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। मतलब जो ज़्यादा स्ट्रांग है उसको बाद में और जो वीक है उसको पहले लिख दिया गया। अब कौन कौन से हैं इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने में हमें दिक्कत आएगी जो आजकल आते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं भाई इसको। पहले सबसे पहला है आई माइनस, फिर आपका बी आर माइनस, फिर एस सी एन माइनस, फिर सी एल माइनस हो गया, फिर एस माइनस टू आ गया, फिर एफ माइनस आ गया। इसको अगर ऐसे याद करना है, ऐसे याद करना है तो ऐसे याद कर लो, नहीं ऐसे। आई बर्बादी, शनि कल से फरार है। फिर उसके बाद आता है आपका ओ एच, ओ, फिर आता है ऑक्जिलेट, तो ऑक्जिलेटो, ओ ऑक्जिलेटो। फिर आता है H2O, ओ ऑक्जिलेटो पानी। फिर आ जाएगा आपका NCS माइनस, इसको हम लोग इसको आप बोल सकते हो नशा। फिर आएगा आपका EDTA, फिर NH3, फिर इन लिख दो, इन में EN आता है। और आपका आ गया कनाडा कोलंबो, कनाडा में आ जाएगा आपका CN माइनस, कोलंबो में कार्बन। तो अगर आप देखो तो ये सबकी पावर इंक्रीज कर रही है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर इसमें देखो स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, कार्बोनिल दिख रहा है, देख पा रहे हैं स्ट्रॉन्ग। फिर हाँ, एक और चीज़ इसमें याद रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक को देखने के लिए हम लोगों को देखना है कि जिसमें कार्बन नाइट्रोजन ये दोनों अगर डोनर एटम हैं तो वो होता है स्ट्रॉन्ग। और अगर डोनर एटम आपके आ गए, ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया या हेलोजन आ गए, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आ गए, ठीक है, तो ये होता है आपका वीक फील्ड लिगेंड। अपने को जो केसेस मिलेंगे इनसे ही अपने सॉल्व हो जाएंगे, या तो डोनर एटम सी हो, एन हो, और अगर ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये होते हैं तो आपका ये वीक फील्ड में आता है। जैसे अगर आई, बी आर माइनस, इन सबको सी एल माइनस, एफ माइनस, इनको बोलोगे तो ये वीक ही है, ठीक है। इसमें सल्फर, एस सी एन में सल्फर देता है। ओ वाले में आपका जैसे ओ एक्स हो गया, ओ एच हो गया, ये सब वीक में आते हैं। सी और एन जहाँ पे देगा वहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। जैसे अमोनिया हो गया आपका, सी एन हो गया, सी ओ हो गया, एन सी एस माइनस हो गया, ये सब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में लिए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक की बेसिस पे होता क्या है, ध्यान से देखते हैं हम लोग और कैसे हम डिसाइड करेंगे किस में क्या हाइब्रिडाइजेशन है।
जैसे मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है एन का, कोई ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स ले लिया, कोबाल्ट NH3 होल 6+3। ठीक है, अब इसमें हम बताना चाहते हैं, ये सारे आंसर्स हम देना चाहते हैं जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं। हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, म्यू, पैरा, डाया, आउटर, इनर, हाई स्पिन, लो स्पिन, सब कुछ बताना है हमको। तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, अगर यहाँ पे देखो तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, देख पा रहे हैं सब लोग। अब कोबाल्ट अगर +3 में है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा लास्ट शेल का, अगर हम लोग बोलें कोबाल्ट का होता है 27, तो 3d7 4s2 होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d6 बन जाएगा। यस और नो? यहाँ तक की तो बात सबको क्लियर होगी। अब देखो, अब इसमें CO+3 जो है, इसमें कोबाल्ट के जो वो हैं आपके ऑर्बिटल्स हैं, उनमें होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, अगर 3d6 को आप फिल करो, 4s आपका खाली है, 4p भी आपका खाली है, 3d6 को अगर फिल करो तो आपका ऐसे फिल कर दोगे। ठीक, अब NH3 को देखो, NH3 कितने आए हैं, 6 आए हैं। NH3 को देखना है हमें, NH3 कितने हैं, 6 हैं। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। 6 लिगेंड्स को हमको अटैच कराना है। ठीक है, 6 लिगेंड्स को अटैच कराना है, इसका मतलब हमको या तो sp3d2 बनेगा हाइब्रिडाइजेशन, या d2sp3 बनेगा, इन दोनों में से ही कोई बनेगा। ठीक है, अगर जैसे 4 लिगेंड को अटैच कराना है तो या तो sp3 बनाओ या तो dsp2 बनाओ। अगर आपके लिगेंड का नंबर 4 है, अगर लिगेंड का नंबर 6 है तो या तो d2sp3 बनेगा या sp3d2 बनेगा। इतना याद रख सकते हैं आप। अब आ जाते हैं अपनी फिर से ओरिजिनल बात पे। ये 3d6 है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, 4s हमारा खाली है, 4p ये वाला भी खाली है हमारा। अब हम देखते हैं कि लिगेंड किस टाइप का है। NH3 है, तो NH3 को अभी अभी हमने किस में रखा था, स्ट्रॉन्ग में रखा है ना, क्योंकि इसमें एन डोनर एटम है। तो कभी भी जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो क्या करता है, पेयरिंग करा देता है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है, कुछ एक्सेप्शन होंगे वो बताएंगे आपको। वो पेयरिंग करा देता है। पेयरिंग कराने का क्या मतलब है, जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी पेयरिंग करवा देगा। तो पेयरिंग कैसे होगी, देखो ये तो ये आपका ऐसा था। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों की इसने क्या करवा दी, पेयरिंग करवा दी। देख पा रहे हो? अब 6NH3 को अटैच होना है, मतलब हमें 6 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करनी है। तो 6 की मिक्सिंग करनी है, तो आप देख पा रहे हैं जहाँ से खाली होगा वहाँ से हम लोग स्पेस ले लेंगे। ये D के 2 खाली हो गए, S का 1 खाली दिख रहा है आपको, और P के भी खाली हैं, देख पा रहे हैं। कितने हमें यूज में लेने हैं, 6 लेने हैं। तो यहाँ से D के 2 हो गए, S का 1 हो गया, और ये 3 हो गए, और आपके D2sp3 बन जाएगा। और इसमें ये NH3 के जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे, यहाँ पे रेड से दिखा देते हैं। अगर पेयरिंग दिखा दो कि ये बाई 6 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो 6 नए बना लेंगे, और ये जो 6 नए बनेंगे उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो आ जाएंगे। NH3 के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। क्लियर हुई बात कि सबसे पहले हमने देखा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा उसका कॉन्फ़िगरेशन और फिलिंग करके देखी। फिर हमने देखा लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है।
वीक स्ट्रॉन्ग हमें पता लगेगा ये जो आपको इस पेज पे जो भी रूल्स बताए उसके अकॉर्डिंग। अगर लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये इनकी पेयरिंग करवा देगा, और पेयरिंग करवाने के बाद जहाँ से भी ऑर्बिटल बचेंगे वहाँ से हम काउंट कर लेंगे, हम देख लेंगे 4 लिगेंड है तो ये बन सकता है, और 6 है तो हमारे पास ये ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो D2sp3 बन गया ना। अब जब इसने पेयरिंग करवाई थी, जब इसने पेयरिंग करवाई थी इस केस में, तो यहाँ जब पेयरिंग हो गई तो उसके बाद कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था क्या इसमें उस समय पे? नहीं था। ठीक है, तो पहला हमारा जो आंसर है, फर्स्ट जो आंसर है वो फर्स्ट हमने क्या पूछा था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया हमारा D2sp3। दूसरा क्वेश्चन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हमें बताने हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर हो गए थे, आपने देखा था 6 इलेक्ट्रॉन थे वो सारे पेयर हो गए, तो यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो म्यू भी क्या आएगा? 0। पैरा होगा या डाया? जल्दी से बताइए, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक। अब एक और चीज है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन। देखो, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होते हैं उसको हाई स्पिन बोलते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या कम होंगे उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे के सारे पेयर हो गए ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया अपना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलोगे या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलोगे? ठीक है, देखो, जब ये आपकी आउटर शेल थी, ये वाले 4s और 4p, ये आउटर शेल था ना, मिक्सिंग में हमने कौन से ऑर्बिटल को यूज किया? अंदर वाले के किया, 3D को किया, देख पा रहे हो? मान लो हम यहाँ पे बनाते sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 अगर हम बनाते तो इसको करते, इसको यूज में लेते, लेकिन अभी हमने क्या किया, अंदर वाली जो शेल थी उसके ऑर्बिटल्स को यूज में लिया, इन दोनों को यूज में लिया हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बात सबको? एक और एग्जांपल ले, अंदर वाली शेल के अगर डी यूज होते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये 3D अंदर वाली शेल है, इसके अंदर वालों को, इस ऑर्बिटल को हमने यूज किया ना, इन दोनों को जब पेयरिंग करवा दी तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो ये खाली मिला हमें, तो इसको हमने यूज किया हाइब्रिडाइजेशन में, 2 ये, 1 ये और 3 यहाँ से लिए थे। तो अगर आप इनको यूज करते हो तो ये इनर शेल के हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर लिख दिया क्या मैंने? नहीं, सही तो लिखा है, इनर ऑर्बिटल। क्लियर है सबको बात? अब एक और करें हम लोग, अभी हमने किया CONH3 6 का, अब हम कर लेते हैं इसी के साथ F लगा देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है कोई, अब ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी? +3 आएगी, तो कॉन्फ़िगरेशन तो वही होगा 3D6। अब केस चेंज क्या हुआ देखो, थ्री डी सिक्स कॉन्फ़िगरेशन है, अब 6 हमने फिल कर दिया, ये 3D है,
ये 4s है, ये 4p है। अब फ्लोरीन लिगेंड है, तो फ्लोरीन कैसा होता है? वीक फील्ड होता है। अब ये वीक फील्ड है तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा। अब ये पेयरिंग नहीं कराएगा। अगर ये पेयरिंग नहीं कराता है तो यहाँ पे डी तो हमें खाली मिलेंगे नहीं। देख पा रहे? ये तो आपके ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। और हमें लिगेंड यूज कितने करने हैं? 6 फ्लोरीन लगने हैं, तो 6 फ्लोरीन लगने हैं मतलब ऑक्टाहेड्रल पैटर्न में ही लगेंगे। 6 चाहिए तो 6 ऑर्बिटल तो आपको चाहिए ही चाहिए। देख पा रहे हो? तो यहाँ पे 4s है, 4p है। अब 4d भी तो होगा, होगा या नहीं होगा? तो अब क्या करेगा? अब इसको 6 यूज करने हैं तो एक s का ले लेगा, इसको 3 आपके p के हो गए, 4 हो गए, और एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये मिक्सिंग होगी। अब 6 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो 6 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, और ये कौन सी मिक्सिंग बोली जाएगी? sp3d2। देख पा रहे हैं? यस और नो? हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला? sp3d2। 6 हो गए इसमें, s का 1, p के 3, 4 और 2, ये 6 हो गए, ठीक। अब sp3d2 बन गया, इससे 6 फ्लोरीन के यहाँ पे लिगेंड आएंगे और यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। अब जो नया बनेगा उससे, तो हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितने दिखाई दे रहे हैं हमें? 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं अनपेयर्ड, क्योंकि पेयरिंग तो हुई नहीं। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n इज इक्वल टू 4 है, तो आपका म्यू क्या आएगा? यही होता है ना। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 24 √24, ठीक है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो पैरा बोलोगे या डाया बोलोगे? क्या बोलेंगे? पैरा या डाया? पैरा बोल दिया। तीसरा क्या बोलना है, क्या बताना है हमको? तीसरा बताना है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। म्यू तो निकाल लिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरा डाया बोल दिया। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन, देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इतने सारे अनपेयर्ड, तो इसको क्या बोलेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब लास्ट बात बची आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल। इसमें देखो, इसमें जो डी हमने यूज किया, ये जो ऑर्बिटल सारे यूज किए वो हाइब्रिडाइजेशन में वो आउटर शेल के ही तो यूज किए, कोबाल्ट की। इसको तो यूज किया नहीं, ये वाले डी को, 3D को। तो 4D को यूज किया, तो 4D को यूज किया तो क्या बोलोगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ऐसे कर लेंगे आप लोग, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। क्लास में है कौन कौन? आवाज ही नहीं आ रही किसी की। अनुकृति, आयुष, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आयुष, अब देखो, अब एक केस कर लेते हैं हम लोग sp3 वाला, और एक करते हैं हम लोग dsp2 वाला। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे NiCN होल 4 -2, ये ले लिया। अब यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? जल्दी से बताइए, आप लोगों को करना है यहाँ।
निकल का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए जल्दी से। निकल का 28 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे Cn का -1 है तो +2 आएगा, और 28 है तो 28 का मतलब 3d8 4s2, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d8 बच गया। अब 3d8 को लगा लो। 3d8 में आपके 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 5 तो ऐसे फिल हो गए और 3 ऐसे आ गए, है ना, 2 अनपेयर्ड दिख रहे हैं। अब Cn आपको पता है कि Cn कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर Cn स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करवाएगा, पेयरिंग करवा देगा, और अगर ये पेयरिंग करवा देगा तो ये खाली करवा देगा इसको, भाई ये एक यहाँ चला जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। अब ये खाली मिल गया D, 3D, देख पा रहे हो। लिगेंड कितने यूज कर रहे हैं, हमको 4 ही तो यूज करते हैं, तो 4 ऑर्बिटल ले लेते हैं। एक S ले लो, एक आपका ये S ले लो, एक D ले लो, और एक आपके 2 आपके P ले लो, तो 4 बन जाएंगे, DsP2। क्लियर है बात। DsP2 में ज्योमेट्री आ जाती है, स्क्वायर प्लेनर वाली ज्योमेट्री बन जाती है। ज्योमेट्री आपसे पूछी जाए, स्क्वायर प्लेनर मतलब क्या है, सेंट्रल मेटल अगर बीच में है तो लिगेंड कैसे लगेंगे, स्क्वायर प्लेन में अरेंज होकर लिगेंड। ठीक है, अब बता दो आउटर ऑर्बिट आपका μ0 आ जाएगा इसमें, पैरा या डाया, μ0, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और डाया बन गया। आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल, इनर वाले D यूज हो रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। और आपका हाई स्पिन या लो स्पिन, लो स्पिन हो गया ना, स्पिन है ही नहीं, स्पिन फ्री भी बोलते हैं इसको, लो स्पिन नहीं, एनसीईआरटी में अपोजिट लिखा हुआ है। इनर ऑर्बिटल लो स्पिन स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, देखो 3 नाम दे रहे हैं इसके, तो नाम भी पता होने चाहिए जो जो एनसीईआरटी दे रहा है। लो स्पिन, इनर स्पिन, इनर ऑर्बिटल, और स्पिन पेयर्ड भी नाम दे रहे हैं। और ये वाला जो था वो आउटर ऑर्बिटल हाई, और आपका क्या था, स्पिन फ्री भी बोल रहे हैं इसको, ये वाला आउटर हाई और स्पिन फ्री भी बोल रहे हैं। अब निकाल लेंगे लिगेंड देख करके, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड देख करके कि कैसा बन रहा है। sp3 का भी बता दिया जाए। टाइम बोलिए बच्चा पार्टी। देखो 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रहे हैं, अभी आपको पेयरिंग एनर्जी नहीं बताई है लेकिन साथ साथ में आपको बता देते हैं। देखो पेयरिंग एनर्जी अभी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में बताएंगे, तो इतना समझ लेते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए ऐसे डेल्टा O दिया हुआ है, O का मतलब ऑक्टाहेड्रल, और ये P का मतलब पेयरिंग एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये है CFSE और ये है पेयरिंग एनर्जी।
अगर इस तरीके की चीज़ दी हुई है, पेयरिंग एनर्जी को कम दे रहे हैं और आपका ये वाली एनर्जी ज़्यादा है, तो आप इससे क्या समझेंगे कि यहाँ पे जो लिगेंड है वो आपका स्ट्रॉन्ग वाला है और यहाँ पे पेयरिंग होगी। अब क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहे हैं कोई कॉम्प्लेक्स है RuH2O होल 6 +2, ठीक है। और इन्होंने पूछा क्या है, कैसा कॉम्प्लेक्स है ये पूछ रहे हैं। लो स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा, म्यू की वैल्यू क्या होगी, ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। तो देखते हैं, ये जो RU होता है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन में जस्ट नीचे Fe के आता है। पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो ये Fe के जस्ट नीचे आता है। अगर ये Fe के जस्ट नीचे है तो यहाँ 3d6 4s2 था, तो यहाँ पे आएगा 4d6 5s2, ठीक है। अब RU का अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो H2O 0 होता है, तो +2 आएगा इस कॉम्प्लेक्स में, तो ये 4d6 बन जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको। अब अगर ये 4d6 बन जाता है और आप बोल रहे हो कि पेयरिंग एनर्जी कम है, जब भी पेयरिंग एनर्जी इससे कम होगी तो इसका मतलब पेयरिंग हो सकती है और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग, इस H2O को यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान रहे हैं। क्लियर है बात। अब हाइब्रिडाइजेशन देखें, 6H2O लगाने हैं तो दोनों में से कोई होगा sp3d2 या d2sp3, यही होगा। ये D वाला है 3d6, ये आपका 4s हो गया और ये 4p हो गया। 3d6 भर देते हैं, ये 3d6 है। अब पेयरिंग होगी क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग हो जाएगी। अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दो इसमें तो ऐसे हो जाएगा क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, 0 हो जाएंगे अनपेयर्ड, देख पा रहे हैं। और अगर अनपेयर्ड 0 है तो म्यू की वैल्यू, म्यू पूछा था बेसिकली क्वेश्चन में, म्यू की वैल्यू 0 आएगी। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बन सकता है भाई, हमको 6 यूज करने हैं तो हमें 2D मिल गया, D2 मिल गया, ये S मिल गया, 3 हो गए टोटल और P के 3 ले लो, ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सबको क्लियर है। हाई स्पिन, लो स्पिन, आउटर इनर और हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन, किस किस तरीके के शेप हमको मिलेंगे, बोल दो बच्चा पार्टी, निकाल सकते हो आप। जैसे आपका ये है NiCO होल 4, NiCN होल 4 -2, CONH3, ये तो अभी भी किया हमने, होल 6 +3। इन सब में हाइब्रिडाइजेशन बताना है, राइट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन ईच केस। ये आपका 2000 में आया हुआ है। चलो किया जाए। करा जाए इसको।
NiCO होल फोर कार्बोनिल का 0 होता है, थोड़ा फास्ट करेंगे। निकिल है केवल, तो निकिल 28 होता है, तो 3D8 4s2 ये इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं निकिल के कॉम्प्लेक्स में। और आपका ये अगर 3D8 4s2 है तो क्या बनेगा, कार्बोनिल आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 8 के 8 को पेयर कर देगा ये, यस और नो, ठीक है। अब ऐसे केसेस में हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, अगर इस तरीके का केस हमें मिलता है तो ये पेयर हो जाता है, और ये जो पूरी पेयर्ड शिफ्ट चीज़ है ना, ये यहाँ शिफ्ट हो जाती है। तो अगर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो ये तो पूरा खेल खत्म, यहाँ पे तो कोई ऑर्बिटल हमें खाली मिलेगा नहीं। तो अब कौन सा खाली मिलेगा, ये खाली हो जाएगा S, और ये आगे P मिल जाएगा। देख पा रहे हो, 4 को अटैच कराना है तो 4sp3 बना लेंगे। क्लियर है बात। अब ये CN4-2 वाला शायद अभी करवाया ही था आपको, यहाँ पे Ni+2 बन जाएगा, 3D8 बन जाएगा, और Cn आपका स्ट्रांग है अगर, तो 8 को पेयरिंग करा देगा, और 8 की अगर पेयरिंग करा दिया तो यहाँ पे एक D खाली, यहाँ पे एक S, और यहाँ पे P। 4 को ही अटैच कराना है तो एक S, एक एक D, एक S और 2 P ले लो, तो DsP2 बन जाएगा। यहाँ पे CO+3 है, तो CO+3 बना था 3D6 का, NH3 को हम लोग ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग, तो पेयरिंग हो जाएगी। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, पेयरिंग हो जाएगी तो 2 खाली D और 6 लगाने हैं, तो D2sp3। क्लियर। Cl4- में भी Ni2+ का आएगा, +2 का आएगा, लेकिन इससे और इससे में डिफरेंस क्या है, Cl वीक फील्ड लिगेंड है भाई, ये वीक है, ये स्ट्रांग था, तो इसने तो पेयरिंग कराई थी, ये पेयरिंग नहीं कराएगा, तो D8 में पेयरिंग नहीं होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पेयर नहीं होगा, तो यहाँ पे खाली हमें नहीं मिलेगा। अब 4 लगाने हैं तो sp3 बन जाएगा टेट्राहेड्रल। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग, अब तो कर लेंगे मेरे ख्याल से। बच्चा पार्टी बताएं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, PdCl4-2 NiCN होल 4 -2 PdCN4 -2 NiCl4 -2। बताना है आपको टेट्राहेड्रल शेप किसमें है। 2004 का क्वेश्चन है, टेट्राहेड्रल शेप बताना है। ट्राई करेंगे घर पे। HgCOSCN होल 4, इसमें कोबाल्ट है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कंपाउंड, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है म्यू की बात कर रहे हैं। 2 तरीके के मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, स्पिन ओनली का मतलब जो हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं। ऑप्शंस है √3, √15, √24 एंड √8। ट्राई करिएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लिख दिए हैं, अब आप इसको ट्राई करेंगे। और भी रिसेंट ईयर में हाइब्रिडाइजेशन से खूब क्वेश्चन आ रहे हैं, रिसेंट में आए हुए हैं। ये है कॉम्प्लेक्स, म्यू निकालना है।
निकाल लेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बस स्ट्रांग और वीक याद करना पड़ेगा आपको, वो याद करेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। अब इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा। ये म्यू के ऑप्शंस है। ट्रिपल ई 2011 का क्वेश्चन है। जो नहीं आएंगे उनको हमसे पूछिएगा आप। Ni+2 with Cl माइनस Cn माइनस H2O कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे ये पूछ रहे हैं। Ni+2 का कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं Cl माइनस के साथ, Cn माइनस के साथ, H2O के साथ। 3 केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस में ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अब इनको ही जंबल करके लिखेंगे। टेट्रा, ऑक्टा, स्क्वायर, नहीं स्क्वायर प्लेनर बीच में आ जाएगा और ये ऑक्टा हो जाएगा। फिर SQP, टेट्रा, ऑक्टा, इसी सीक्वेंस में बताना है। ऑक्टा, SQP एंड टेट्रा। क्वेश्चन समझ गए ना सब लोग? इस तरीके के हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो नहीं आता है वो हमसे पूछ लीजिए। आंसर कल मैं राइट आंसर बता दूँगी, ठीक है।